चलिए क्लास, तो आज हमारा चैप्टर रहेगा ब्रीथ। डालते हैं को शुरू करते हैं। ब्रीथ इसको इंग्लिश में बोलते हैं सर्कल। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि आपके ब्रीथ क्या है, इसके कुछ नियम, इसके कुछ संबंधित परिभाषाएं और भी बहुत कुछ हमको इसमें जानना है। ठीक है, तो आज इस बार हम जानेंगे, फिर आगे क्लास में हम क्या करेंगे, इसके सवाल करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सवाल यही है कि आपके ब्रीथ होता क्या है। पहला सवाल क्या है, यहाँ पर डालिए हेडिंग और लिखिए ब्रीथ। ब्रीथ माने सर्कल। आखिर की परिभाषा क्या है, ये होता क्या है। ध्यान देना, किसी भी समतल में, किसी भी यानी कहीं पर किसी भी जगह अगर एक हम निश्चित बिंदु ले लें, क्या ले लें, निश्चित बिंदु। मान लिया कि क्या है, क्या है, अब इस बिंदु से एक दूरी फिक्स करते हैं। एक दूरी 1 मीटर, 2 मीटर, 5 माना कि दूरी कितनी होगा, 3 मीटर। कितनी दूरी है, 3 मीटर। तो इस दूरी पर जितना बिंदु होगा, इस दूरी पर जितना बिंदु होगा, ऐसे ऐसे इसका देखो तो एक समान रूप क्या होगा बिंदु, और ऐसे बहुत सारे बिंदु। कितने बिंदु होंगे, अनंत बिंदु होंगे, जो मान ले पाना संभव नहीं। जो बिंदु मिलाते जाएंगे बिंदुओं को, तो हमको जो आपको मिलेगा वो एक। ध्यान देना, किसी निश्चित बिंदु के, किसी मान लो हमारे पास एक समतल है, उस समतल में किसी निश्चित बिंदु के समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं को मिलाने पर जो आकृति में दूसरे क्या बोलते हैं। मान लिया कि एक बिंदु है निश्चित, इसके यहाँ से कोई दूरी है। अब यहाँ से समान दूरी पर स्थित जितना बिंदु है सब बिंदु को मिला लेंगे, क्या बन जाएगा हमारे पास। यही है ब्रीथ की परिभाषा। कोई दिक्कत, समझ गए। यानी कि अगर कोई समतल हो, अगर कोई समतल तो कोई पेज हो, अगर उसमें कोई बिंदु फिक्स कर देना, तो मान लिया वो बिंदु निश्चित ये वाला है, ठीक है। अब इससे कोई दूरी ले लें, 2 मीटर, 4 मीटर, 1 मीटर, कुछ भी दूरी ले सकते हैं, और उससे समान दूरी पर जितना बिंदु होगा उन सब क्या बनेंगे, कोई दिक्कत। और ध्यान देना, जो निश्चित बिंदु है ना, इसी को बोलते हैं केंद्र। और जो समान दूरी जो है इसको बोलते हैं त्रिज्या। क्या रहेगा, कोई दिक्कत। ये होता है, आपको समझ में आया होगा किसे कहते हैं, क्या होता है। ठीक है, यानी कि अगर हमको बोला जाए किसी कोई समतल में एक निश्चित बिंदु है, एक कोई बिंदु है, उससे तमाम दूरी पर जितना बिंदु उन सभी के समूह क्या बनेंगे, बिल्कुल। कैसे बताते हैं कि समतल में किसी बिंदु से समान दूरी पर स्थित अगर कोई बिंदु गतिशील हो, क्या हो, तो एक मीटर का मान ऐसे बनता हमारा। कोई दिक्कत। चलिए अब हम ब्रीथ से जुड़े कुछ क्या पढ़ेंगे, शुरू करें। ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो हमने क्या लिखा इसमें कि किसी समतल में कोई निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं के समूह यानी समुच्चय को क्या कहते हैं, ब्रीथ कहते हैं। इसके लिखने की कई परिभाषा है, आप इस कैसे लिख सकते हैं। कोई समतल में किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं को मिलाने पर जो आकृति मिलती है उसे कोई दिक्कत। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब हमारा परिभाषा रहेगा
परिधि। वृत्त की परिधि, इसको बोलते हैं इसमें सर्कमफ्रेंस। क्या बोलते हैं इसे? ये क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए ये एक वृत्त है, क्योंकि अब हम जान चुके हैं कि वृत्त क्या होता है। तो मान लीजिए क्या है वृत्त, और वृत्त कोई बिंदु x से, मान लो इस बिंदु से यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ से चलना तो वापस यहीं पर खत्म होगा, वापस यहीं पर। इस पूरी लंबाई को बोलते हैं वृत्त की परिधि। मान लिया कि बिंदु, मान लो कोई बिंदु P है और यहाँ से चलना शुरू करेगा, यहाँ से चलना ये रहा बिंदु, जब ये यहाँ शुरू करेगा तो वापस खत्म भी यहीं पे करेगा ना, और इसी को बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। कोई दिक्कत? ठीक है, यानी अगर कोई बिंदु x है, अगर कोई बिंदु या कोई बिंदु P है, तो वृत्त पर स्थित किसी भी बिंदु पर वृत्त से होते हुए दूरी तय करने में कोई लंबाई को बोलते हैं वृत्त की परिधि। यानी अगर कोई वृत्त है, उस पर कोई बिंदु P है, चाहे x से कोई बिंदु है, तो उस बिंदु पर शुरू से अंत तक पहुंचने में जाएगा समय, क्या कहलाता है? लिखो जरा। वृत्त पर स्थित कोई बिंदु माना P से चलकर वृत्त का एक चक्कर पूरा करने में तय दूरी को वृत्त की परिधि कहते हैं। यानी कि मान लिया ये बिंदु P है, तो यहाँ से शुरू होकर के पूरा वृत्त का चक्कर लगाने में दूरी हम तय करते हैं, उसे बोलते हैं परिधि। इस पूरी लंबाई को जहाँ से हम शुरू किए हैं दोबारा पूरे चक्कर लगा के वहीं पर पहुंच जाएंगे, इसे क्या बोलेंगे? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक रहेगा आगे हम पढ़ेंगे व्यास। इसको बोलते हैं डायमीटर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये देखिए, ये मान लिया कोई वृत्त है, क्या है? कोई वृत्त है, और ये क्या है? वृत्त का केंद्र। ध्यान देना, एक ऐसी रेखा, जो वृत्त की परिधि पर स्थित, वृत्त की परिधि पर दो बिंदुओं को मिलाती है, और कहां से जाती है? वो एक केंद्र से हो गया, कहां जाती है? देखना, व्यास व रेखाखंड है जो केंद्र से होकर जाती है एवं परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को आपस में मिलाती है।
ऐसे बोल सकते हैं कि वृत्त पर स्थित इन दो बिंदुओं को केंद्र से होकर जो रेखा उनको मिलाती है उसे क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। देख रहा हो, एक वैसी रेखा होगी जो वृत्त के परिधि पर स्थित किसी दो बिंदुओं का आपस में जोड़ी होगी। स्पर्श कितना हो, कहां से निकलेगा? केंद्र से। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अगला है वृत्त का चाप। वृत्त का चाप इसे बोलते हैं इंग्लिश में आर्क। क्या होता है ये कि वृत्त के परिधि के किसी भाग को वृत्त का चाप कहते हैं। जैसे मान लिया कि पूरा क्या है, वो वृत्त पूरा क्या है ये। अब हमने क्या किया, इसको यहाँ से काट दिया तो कुछ इस तरह से हमको दिख जाएगा ना। ये इसी को बोलते हैं, मान लो पॉइंट ए था, ये पॉइंट, इसको अगर हम काट के निकाल दें तो क्या बन जाएगा? ये चाप या चाप बोलते हैं। ठीक है, वृत्त के परिधि के किसी भाग को चाप कहते हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर इसके दो भाग हो गए हैं, एक ये बड़ा वाला और एक ये छोटा वाला। दिख रहा है ना? दो हो गया तो भाग इसका। अब देखना, जो छोटा वाला इसको बोलते हैं लघु चाप। क्या बोलते हैं इसको? बड़े वाले को याद रहेगा, ऐसा आता है। यानी अगर हम वृत्त परिधि के भाग कर रहे हैं तो क्या कहलाएंगे? वो चाप कहलाएंगे। छोटा होगा लघु चाप, बड़ा होगा तो इतना अंतर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारी बारी है कि आखिर चाप को हम किस तरह से दिखाएंगे। मान लीजिए हमको वृत्त दिया हुआ है, उसको हमको इस चीज से करनी है। हमको मालूम है हमको दो चाप है, एक लघु और एक, और इनको लिखेंगे कैसे? देखो ध्यान से। ठीक है, मान लो ये वृत्त, ठीक है, ये इसका क्या है? केंद्र है। अब हमें कुछ हिस्से करनी है। मान लिया ये हिस्सा एक्स और ये हिस्सा वाई। ठीक है, तो जो एक्स वाई होगा इसको बोलेंगे हम लोग लघु चाप। क्या बोलेंगे इसको? ठीक है, ठीक है। और चूंकि इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर, इसको बोलते हैं लार्ज। छोटा होता है इंग्लिश में, स्मॉल होता है ना, स्मॉल यानी कि माइनर, इसको बोलते हैं लार्जर। ठीक है, तो इसको कई बार हम ऐसे भी दिखाते हैं। या मान लिया बिंदु पी है तो एक्स पी वाई, यानी कौन सा वाला है? बड़ा वाला है। कैसे? क्योंकि बिंदु एक्स पी और वाई से जा रहा है, तो खाली एक्स वाला क्या करेगा? छोटा वाला। तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा? और ये वाला इस वाला के लिए अगर मान लो ये बिंदु केंद्रित है, ये बिंदु केंद्र में बना है, हमने इसके दो से कर दिए। ये मान लो ये एम है, ये एन है, और ये बिंदु ए है। बताओ इसमें लघु चाप कौन है, वृत्त चाप कौन है? हाँ, एम में हो जाएगा हमारा लघु चाप, और एम ए एन क्या करेगा हमारी? तो दिक्कत क्या आता? आगे बढ़े। चलिए, हमारा अगला है वृत्त की जीवा। वृत्त की जीवा, इसको बोलते हैं कॉर्ड। क्या होता है? सिंपल, अगर ये कोई वृत्त है, अगर ये कोई तो वृत्त की परिधि पर स्थित कोई भी दो बिंदु कहीं भी ले लो। मान लो एक बिंदु ये रहा और एक बिंदु क्या बन गया? ये जीवा। मान लीजिए वृत्त है, ये रहा बिंदु, एक बिंदु
ये रहा, क्या बन गया ये जीवा। एक और वृत्त लेते हैं, मान लो वृत्त ये है और एक बिंदु ये है, मिला दिए, क्या बन गया। यानी कि अगर वृत्त परिधि पर स्थित किसी भी दो बिंदु को मिला दें तो जो रेखा मिलेगा उसे क्या बोलेंगे, याद रहेगा आपको। ये बताइए वृत्त की परिधि पर स्थित इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है, जीवा कहलाती है। अब यहाँ पर जानने वाली खास बात यह है कि अगर मान लो ये दोनों वृत्त हैं, ये दोनों वृत्त, ये देखिए एक वृत्त रहा और एक वृत्त यहाँ में से। अब क्या करना होगा, देखिए ये देखो जरा, ये बिंदु और ये क्या है, बिंदु क्या कहलाएगा, ये जीवा। एक और बिंदु है, क्या बन जाएगा ये जीवा, जीवा। ये सब क्या बन रहा है, और मान लो ये ऐसे हो सकता है, समझ गए। और ये कुछ तीसरा ऐसे भी हो सकता है इसमें, यानी कि वृत्त के परिधि पर हम कोई भी दो बिंदु ले लिए, उनका आपस में क्या किए, मिला दिए, तो क्या बन जाएगा ये जीवा। तो दिक्कत, आगे बढ़े। अब देखो जरा, अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे, मान लो ये केंद्र है, ये मान लो क्या होगा केंद्र। तो जब हम केंद्र की ओर बढ़ते हैं, जब हम केंद्र की ओर, इसका अंतिम छोर है, यहाँ से कहाँ बढ़ हुआ, केंद्र की ओर। देखो ना जीवा क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। जब हम केंद्र की ओर बढ़ते हैं तो जीवा की लंबाई क्या होती है, बढ़ती है। जब केंद्र से दूर भागते हैं तो छोटा होता है। तो ये चीजें जानने वाली, इसको हम लोग लिख लेते हैं क्या, अगर हम वृत्त की ओर बढ़ते हैं, अगर वृत्त की केंद्र की ओर, तो जीवा की लंबाई बढ़ेगी। लिखेंगे केंद्र की ओर बढ़ने पर जीवा की लंबाई बढ़ती है, और केंद्र से दूर जाने पर जीवा की लंबाई घटती है। वेरी गुड, समझ गए। और जब हम केंद्र पहुंच जाएंगे तो सबसे बड़ी जीवा होगी, क्या होगी, ठीक है। यानी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहां से निकलती है, केंद्र से। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा केंद्र से होकर गुजरती है, ठीक है। और अगर आपको याद होगा कि वृत्त से केंद्र से वृत्त निकलने वाली रेखा क्या कहलाती है, याद आपको कि अगर वृत्त हो, उसके इस अंत दो बिंदु हो, उसको मिला दें तो कहां से है वो, केंद्र से, उसे क्या बोलते हैं, वृत्त का व्यास। इसीलिए वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। यानी अगर देखा जाए तो व्यास भी एक तरह का जीवा ही है, ठीक है। बस फर्क ये है कि वो कहां से निकल रहा है, केंद्र से, इसलिए वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। कोई दिक्कत, इसको नोट कीजिए। हम आगे बढ़ते हैं, और आगे हमारे पास है वृत्त खंड। क्या है, वृत्त। यहाँ तक हमने पढ़ा वृत्त क्या होता है, वृत्त की परिधि क्या होती है,
वृत्त का व्यास क्या होता है, वृत्त की जीवा क्या होती है, और अब पढ़ेंगे वृत्तखंड क्या होता है। क्या पढ़ेंगे? चलिए वृत्तखंड ध्यान देंगे। तो इसमें क्या होता है कि ये मान लीजिए कोई वृत्त है, इसे बोलते हैं इंग्लिश में सेगमेंट। ये रहा हमारा वृत्त, ये रहा हमारा वृत्त। अब आपको याद हो, अगर हम इसे यहाँ से क्या करें, काट दें। क्या करें, यहाँ से काट दें तो क्या कहलाता है, ये चाप। अगर इसको यहाँ से मिला दें क्या कहलाएगा, ये जीवा है ना। ये जीवा है, ये केंद्र है, और ये हमारा चाप है। तो ये जो हिस्सा बनेगा ना, इसको बोलेंगे हम वृत्तखंड। यानी किसी वृत्त का वह भाग जो जीवा और चाप से घिरा हुआ है। किसे किसे लिखेंगे, वृत्त का वह भाग जो जीवा और चाप से घिरा हो। उसे क्या बोलेंगे, उसे वृत्तखंड कहेंगे। वेरी गुड, वृत्तखंड कहते। कोई दिक्कत? और अगर हमारा चाप लघु हो तो उसे बोलेंगे लघु वृत्तखंड, और चाप बड़ा हो तो दीर्घ वृत्तखंड, है ना। जैसे मान लो जैसे यहाँ पे दो चाप, अगर मान लो यहाँ लिखे ए और ये लिखे बी और यहाँ लिखे पॉइंट टी, तो जो ए बी है वो क्या है, लघु चाप, और ए बी क्या है, दीर्घ चाप। तो अगर लघु चाप से गिरा है तो लघु वृत्तखंड, बड़ा चाप से गिरा है तो इसे हम यहाँ पानी खाते हैं। हमारे पास दो वृत्तखंड होंगे। कैसे? मान लीजिए ये हमारे पास, ये हमारा वृत्त है, ये हमारा केंद्र है, ये पॉइंट एक्स और ये पॉइंट वाई, तो दिक्कत, और ये हमारा पॉइंट पी हमारा। अब एक्स वाई क्या हमारे पास है, चाप है। क्या ये कौन है, एक्स वाई, ठीक है। और ये चाप क्या है, एक्स पी। बोलेंगे सर ये तो लघु चाप है और ये ठीक है। और ये हमारी जीवा होगा एक्स वाई, जीवा क्या है, वो हमारी जीवा हमारी एक्स। यहाँ क्या करेंगे, बस ध्यान वाली बात ये है, इसके अब दो हिस्से हो गए। कैसे हो गए वो, इसके दो हिस्से। पहला हिस्सा ये को, ये वाला एक्स वाई है, और ये पॉइंट पी है, और केंद्र। दूसरा हिस्सा हमारा नीचे वाला है ना, दिख रहा होगा आपको से। तो अगर चाप लघु है तो लघु वृत्तखंड, और चाप अगर बड़ा है तो याद रहेगा आपको, ठीक है। दो हिस्से, ये वाला क्या कहलाएगा हमारा, क्या दीर्घ वृत्तखंड, ये कहलाएगा हमारा समझे, कोई दिक्कत नहीं आता, ठीक है। अगर बस कैसे खोजना है, अगर चाप बड़ा हुआ तो दीर्घ वृत्तखंड, और चाप अगर बड़ा हुआ तो चाप पर निर्भर करता है। अगला है त्रिज्या खंड। इसको बोलते हैं इंग्लिश में सेक्टर। इसमें क्या होता है, यदि कोई वृत्त, यानी वृत्त का वह भाग, वृत्त का वह भाग जो दो त्रिज्या और एक चाप से घिरा हो, किसी घिरा हो, दो त्रिज्या, इधर क्या होगा, वो त्रिज्या, ये त्रिज्या, और ये हमारा क्या कहलाएगा, चाप। इसको बोलेंगे त्रिज्या।
वृत्त का वह भाग जो दो त्रिज्याओं एवं एक चाप से घिरा हो। वो त्रिज्याखंड कहलाता है। क्या कहलाता है? ये वृत्त है, ये इसके दो त्रिज्याएं हैं। कौन कौन? ओ ए और ओ बी। क्या त्रिज्या हुआ हमारे पास यहाँ पे? और चाप क्या हमारे पास? ए बी। ठीक है, ध्यान देना। इसके दो हिस्से हो जाएंगे। ये रहा पहला हिस्सा हमारे पास, ओ ए और बी। दूसरा हिस्सा क्या हमारे पास? ये वाला, ए बी। तो दो हिस्से। अब देखो क्या पहचानेंगे यहाँ पर? ये दोनों क्या है? त्रिज्याखंड। क्यों? क्योंकि दो त्रिज्या और चाप से घिरा है। दो त्रिज्या और ये मान लो। अब देखो यहाँ पे चाप कौन है? यहाँ चाप कौन है? ए पी बी है ना, बड़ा वाला चाप है। यहाँ पे चाप कौन सा है? ए बी, छोटा वाला चाप, लघु चाप। यहाँ लघु चाप है, यहाँ पे तो क्या बन जाएगा? लघु त्रिज्याखंड। खाली आपको चाप पहचाना कि चाप कौन सा लघु वाला है कि, अगर चाप लघु हुआ तो लघु त्रिज्याखंड, और चाप अगर बड़ा हुआ तो दीर्घ। तो यह क्या लगा हमारा? क्या? लघु त्रिज्याखंड। क्या बोलेंगे इसमें? कि दो त्रिज्याओं और लघु चाप से घिरे हुए भाग को लघु त्रिज्याखंड कहते हैं। दो त्रिज्याओं और दीर्घ चाप से घिरे भाग को। बस, कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे बढ़े। चलिए फिर आप नोट कीजिए जल्दी से, और कोई डाउट है तो पूछिए। चलिए अगला हमारा रहेगा क्या? यहाँ तक कोई दिक्कत है? अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं? अभी तक हमने पढ़ा वृत्त क्या होता है, और वृत्त से कुछ संबंध पद पढ़े, जैसे परिधि, व्यास, चाप, वृत्तखंड, त्रिज्याखंड, है ना, और जीवा। अब हम लोग पढ़ेंगे जीवा द्वारा वृत्त के एक बिंदु पर अंकित कोण। क्या पढ़ेंगे? वृत्त के एक बिंदु पर अंतरिक कोण। ध्यान देंगे, जैसे मान लिया हमने कि ये हमारे पास एक वृत्त है, ये वृत्त की जीवा। कोई दिक्कत? अब हमने क्या किया? ये हमारा केंद्र है, हमने क्या किया? यहाँ से त्रिज्या खींच दी। फिर आपको पता हुआ त्रिज्या क्या है हमारे पास? त्रिज्या हमारा ओ ए और ओ बी। जीवा क्या है? अब ओ ए ओ बी तो यहाँ पे कोण बनेगा। क्या बनेगा हुआ? कोण। इसी कोण को बोलते हैं जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। तो दिक्कत समझ गए? आगे बढ़ते होगा कुछ ऐसे काम करता है।
कि अगर मान लीजिए कहीं भी कोई एक वृत्त में कहीं जीवा है तो जब उसको उसके द्वारा तो त्रिज्या मिलेगा तो क्या बनेगा वहाँ पे कोण बनेगा। इसे बोलते हैं जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण। कोई दिक्कत? इसको जरा अच्छे समझते हैं हम लोग जरा कि मान लीजिए एक वृत्त है और ये हमारी वृत्त की जीवा है P2, ये हमारा केंद्र कितना हुआ O, ठीक है। यहाँ पर बताओ त्रिज्या क्या होगा? वेरी गुड, त्रिज्या हमारे पास होगा OP OP। आगे बढ़ते हैं। अगर कोई वृत्त हुआ ये मान लीजिए कोई बिंदु ले लिया, मुझसे कहीं पर भी बिंदु ले, मान लीजिए बिंदु हम यहाँ लेते हैं तो ये बना हुआ जीवा द्वारा वृत्त के बिंदु पर अंतरित कोण, और ये वाला होगा पूरा जीवा द्वारा वृत्त के कहाँ केंद्र पर अंतरित कोण। यानी तो जीवा हुआ दो तरह कोण बनाता है, एक केंद्र पर और एक वृत्त के बिंदु पर। जैसे ये वाला कहाँ बना है? वृत्त के केंद्र पे। अगर हमारे को हमको इसके मिला दे तो बताओ अब ये कहाँ बना हुआ? अब इसको हम कहीं भी घुमा के बना सकते हैं, है ना, उत्तर को बनेंगे। अब इसमें कुछ नियम आपको जाने चाहिए, ठीक है। कि मान लीजिए अगर नियम क्या जानना होगा आपको कि ये वृत्त है, ये वृत्त की जीवा है, ठीक है, और इसे दो तरह कोण बनाए, दो तरह के कोण बनाए। पहला नियम कहता है यदि जीवा की लंबाई बड़ी हो तो अंतरित कोण का मान भी बड़ा होगा, मान भी बड़ा होगा। यानी जितना बड़ा जीवा उतने बड़ा कोण। अगर जीवा बड़ा होगा तो कोण भी क्या होगा? बड़ा होगा। और यदि जीवा छोटा हो तो यदि जीवा की लंबाई कम हो तो अंतरित कोण का माप भी छोटा होगा, और अगर जीवा बराबर रहा तो कोण का माप भी बराबर होगा। यदि जीवा की लंबाई समान हो तो केंद्र पर या अंतरित कोण भी समान होगा। समझिए कि नहीं समझे? यानी अगर जीवा बड़ा हुआ तो कोण बड़ा होगा, जीवा का छोटा हुआ तो कोण छोटा होगा, जीवा का बड़ा हुआ तो कोण। कैसे समझेंगे? तो मान लीजिए वहां पर दो वृत्त है, इसमें बेशक होगा तो इसकी बात करते हैं। दो वृत्त है, जैसे मान लीजिए किसी भी देते हैं, देखो ऐसा तो नहीं है कि एक वृत्त में जीवा बनेगा, इसमें बहुत सारी जीवा बन सकती है, ठीक है। ये वो केंद्र है, मान लीजिए जीवा ये है, ठीक है। अब देखो हुआ एक जीवा ये है, ठीक है। मान लीजिए वो एक PQ है और ये AB है और ये O, ठीक है। हुआ PQ है और AB है, दोनों अलग अलग जीवा है। अब मेरे जीवा
बराबर हुए, अगर जीवा क्या हुआ तो वो तो हुआ हमारे दो पर बनेंगे। यदि मान लो पी क्यू और ए बी क्या हुआ बराबर है, ठीक है रेडी, उनका ये कोण है ना ये भी क्या होगा हुआ बराबर, यानी एंगल पी ओ क्यू बराबर ए ओ पी। ये कैसे मतलब है, देखिए जीवा का बराबर हो तो क्या होगा हुआ कोण भी बराबर होगा। और अगर कहता हुआ यदि मान लो ये वृत्त है, अगर मान लो ये वृत्त है हुआ, एक जीवा ये रहा हुआ और एक जीवा ये रहा हुआ, ये रहा हमारा केंद्र O, मान लो ये एक्स वाई है और ये सी डी है। अब आपको साफ से दिखा होगा सी डी क्या है बड़ा है, सी डी ठीक है, सी डी क्या हुआ बड़ा है किससे एक्स वाई से, तो अगर जीवा बड़ा है तो कोण भी बड़ा होगा, यानी कि जो एंगल बनेगा एंगल सी ओ डी तो बड़ा वन से एक्स ओ समझ गए, ऐसा काम करता है। और अगर जीवा छोटा है मान लो देखो ये क्या हुआ जीवा छोटा है वाला एक्स वाई तो कोण भी क्या है छोटा है। जीवा अगर बड़ा है तो कोण, जीवा अगर छोटा है तो कोण, जीवा का बराबर हुआ तो कोण बराबर, यह नियम कहता है। कोई दिक्कत इसमें एक और खास नियम कहता है कि वृत्त द्वारा जीवा द्वारा वृत्त के बिंदु पर अंतरित कोण जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र कोण के आधा होता है। कितना होता है, यही वाला जो कोण है ना इसका क्या होगा हुआ आधा होगा, ये जो कोण होगा आधा होगा, कोण क्या होगा ये किसका इसका, और ये वाला इसका क्या होगा दुगना होगा। याद रहेगा क्या कहता है नियम कि जीवा द्वारा वृत्त के बिंदु पर अंतरित कोण जीवा द्वारा वृत्त के अंतरित कोण के आधा होता है, क्या होता हुआ ठीक है, यानी ये वाला जो कोण होगा ना पूरा आधा होगा किसका, इसका आधा होगा ये वाला, ऐसा दुगना होगा ये वाला। अच्छा जैसे मान लो अगर ये वृत्त है, अगर मान लो ये वृत्त है, ये इसकी जीवा हुआ, ये इसकी ये सब केंद्र होगा, मान लो आपको दिया वाला 30, ये कितना हो जाएगा वेरी गुड ऐसा, ठीक है। और अगर मान लो दिया है 50 तो कितना होगा 25, ऐसा काम करता है। ये वाला कौन का होता है वो इसका दुगना होता है और ये वाला इसका आधा होता है, ऐसे काम करता है, समझ गए। और ये इसमें क्या कहता है कि अगर जीवा बड़ी हो तो कोण बड़ी होगी, और जीवा अगर छोटी है तो कोण भी बड़ी होगी। तो दिक्कत यहाँ तक है तो पूछिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है आगे बढ़ते हैं और कुछ टर्म्स और हम जानते हैं क्या क्या है। इसको साफ करने से चलिए, तो पहला तो हुआ एक केंद्रीय है, केंद्रीय या समकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं, ध्यान से सुनिए वो आप लोग कि वैसे वृत्त जिनके केंद्र क्या हो एक हो, जिनके केंद्र क्या होगा एक हो, लेकिन त्रिज्याएं अलग अलग हो। वे वृत्त जिनके केंद्र एक हो लेकिन त्रिज्याएं भिन्न हो चाहे अलग अलग हो, क्या बोलते हैं, वो उन्हें बोलते हैं समकेंद्रीय वृत्त। क्या बोलते हैं, चाहे बोले समकेंद्रीय चाहे बोले एक केंद्रीय, बात बराबर है। कैसे वो देखो जरा, मान लो वो केंद्र है, मान लो क्या हुआ, क्या बन गया ये वृत्त, क्या बन गया ये, क्या बन गया ये, तीनों का केंद्र कहाँ हुआ, यही वाला केंद्र, तीनों का केंद्र क्या हुआ ये वाला वो। अब वो त्रिज्या को अलग अलग, पहला त्रिज्या ए है, दूसरे का बी है और तीसरे का सी है ना, ऐसा क्या रहता है, जिनका केंद्र तो सेम हो लेकिन
त्रिज्या अलग अलग हो से क्या बोलेंगे? समकेंद्रीय। कोई दिक्कत? चलिए अगला पॉइंट है वो हमारे पास त्रिभुज का परिवृत्त। त्रिभुज का परिवृत्त देखेंगे। वैसा वृत्त जो किसी त्रिभुज के तीनों सिर से होकर गुजरता है। देखना को ध्यान देंगे, यहाँ पे त्रिभुज एबीसी है। त्रिभुज क्या है? अब जो वृत्त है ना, ये तीनों चीज ए से भी, बी से भी और सी से भी, तीनों से होकर निकल रहा है। क्या कहलाएगा ये? त्रिभुज का परिवृत्त। यानी ऐसा वृत्त जो त्रिभुज के चारों ओर हो और तीनों सिर से निकल जाए, ए से भी, बी से भी और सी से भी। तो अगर हुआ, अगर हम ऐसा पाते हैं क्या ये परिवृत्त है? नहीं। क्यों? क्योंकि तीनों सिर से होकर जा नहीं रहा। अगर तीनों सिर से होकर जाए तो क्या कहलाएगा ये? परिवृत्त। याद रहेगा कि वैसा वृत्त जो त्रिभुज के तीनों सिर से होकर गुजरता है उसे क्या बोलेंगे? त्रिभुज का परिवृत्त। ठीक है। अगला है अंतःवृत्त। वह वृत्त जो त्रिभुज के अंदर से तीनों भुजाओं को स्पर्श करती हो। वह वृत्त जो त्रिभुज के अंदर तीनों भुजा को स्पर्श करती हो, इसे क्या बोलेंगे? अंतःवृत्त। त्रिभुज वो PQR केंद्र हो गया। तो जो वृत्त है वो PQ को भी स्पर्श कर रहा है, QR को भी और PR को। अगर तीनों भुजा का स्पर्श कर तो क्या कहलाएगा ये? अंतःवृत्त। ये क्या हुआ? परिवृत्त। जो त्रिभुज के तीनों शीर्ष को होकर गुजरे उसे क्या बोलेंगे? परिवृत्त। अगर त्रिभुज की तीनों भुजाओं को अंदर से क्या करे? स्पर्श करे, छुए, तो उसे क्या बोलेंगे? याद रहेगा। और ये वाला हुआ समकेंद्र वृत्त कि वैसे वृत्त जिनकी केंद्र तो एक केंद्र एक हो लेकिन त्रिज्याएं अलग अलग है। तो आज हमने वृत्त के सारे परिभाषाओं को कवर किया। तो वृत्त क्या होता है, वृत्त से जुड़े पद क्या क्या होते हैं, उसका परिधि, उसका व्यास, उसका जीवा, उसका चाप, उसका त्रिज्याखंड, वृत्तखंड और उसके कुछ और टर्म्स पढ़े। अब अगली क्लास में पढ़ेंगे इसके नियम और इसके सवाल को हल करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में।